अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ब्लड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, मीन्स गाइटिन एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 32 है। ओके, सो चैप्टर है रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड फिजियोलॉजी का। स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर एंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, विद दिस चैप्टर वी बिगिन डिस्कसिंग द ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द मैक्रोफेज सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. वी फर्स्ट प्रेजेंट द फंक्शंस ऑफ द आरबीसीज रेड ब्लड cells, which are the most abundant cells of the blood and are necessary for the delivery of oxygen to the tissues. इंट्रोडक्शंस में सिंपली आप लोगों को मेन फंक्शंस ऑफ आरबीसीज भी बता दिया कि क्यों हम आरबीसीज को पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो हैं वो मैक्रोफेज सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आरबीसीज को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, आरबीसीज और ब्लड सेल्स को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ब्लड सेल्स में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मेनली उनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को डिलीवर करवाते हैं टू दी टिश्यूज़ तक, और वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इस वजह से ब्लड सेल्स में हम लोग आरबीसीज के मेन फंक्शंस, मेन रोल्स को पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। सो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स हो या फिर इरेथ्रोसाइट्स का वर्ड हो, मींस बात एक ही हो रही है, मींस आरबीसीज को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, वाइवा के लिहाज से ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब सीबीसीज कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह आप लोग करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को ये वैल्यूज़ पता हों, एमसीक्यू से रिलेटेड भी। सो रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट। अ मेजर फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट इज टू ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन विच इन टर्न्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़। अच्छा, मेन फंक्शन आरबीसीज क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। लेकिन आरबीसीज के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन किसकी होती है, कंसनट्रेशन किसकी होती है, हीमोग्लोबिन की। सो आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ तक मूव करवाता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद हो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए डिफरेंट मीन्स के लंग्स से लेके डिफरेंट टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को जो डिलीवर करवा रहा होता है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इन सम लोअर एनिमल्स हीमोग्लोबिन सर्कुलेट एज फ्री प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा नॉट इनक्लोज इन द रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो बाउंड होता है। ठीक है, बाउंड होता है, उसके अंदर अटैच्ड होता है, समझने के वो उसके साथ कंबाइन होता है। तो आरबीसीज कैरी करी होती है हीमोग्लोबिन, लेकिन लोअर एनिमल्स के अंदर ये हीमोग्लोबिन ऐसे ही प्लाज्मा के अंदर मूव कर रहा होता है। लेकिन ये ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर क्यों आरबीसीज को हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैच करवाया गया है। सो वो पढ़ते हैं, व्हेन इट इज़ free in plasma of the human beings, about 3% of it leaks through the capillary membrane into the tissue space or through the glomerular membrane of the kidney into the glomerular filtrate each time the blood passes through the capillaries. Therefore hemoglobin must remain inside RBC's red blood cell to इफेक्टिवली परफॉर्म इट्स फंक्शन इन ह्यूमन्स। देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि आरबीसीज जो है बेसिकली आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है, हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो आरबीसीज उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जो अटैच होता है उसको लंग्स से लेके दूसरे बॉडी के टिश्यूज़ तक जो है उसे लेके जाती, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। लेकिन ये हीमोग्लोबिन अगर प्लाज्मा के साथ अटैच ना होता, ये हीमोग्लोबिन अगर प्लाज्मा में फ्री घूम रहा होता ह्यूमंस के अंदर और आरबीसीज के साथ अटैच ना होता, तो क्या होता कि ईच टाइम जब ब्लड कैपिलरीज से मूव कर रहा होता तो काफ़ी ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर चला जाता, और ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ऑफ किडनी जो है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ज़रिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी चला जाता। तो वहाँ पे क्या होता है, ये हार्मफुल होता हम लोगों के लिए। इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हीमोग्लोबिन है, अब जितनी बार ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन तो बार बार हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना, क्योंकि हमें ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड को सर्कुलेट होना है हमारी बॉडी के अंदर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितनी बार वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है उतनी बार क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ, इंटरसेलुलर स्पेसेस और किडनी की मेम्ब्रेन से ये दूसरे स्पेसेस में चला जाता। तो क्या होता कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ये जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक मूव ना करवा पाता। ठीक है, इसी वजह से आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन होता है। कॉन्सेप्ट इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन में तो आप वाइमा में सिर्फ ये बताएंगे कि आरबीसीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए फ्रॉम लंग्स टू
कहाँ तक, फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यूज़, मतलब डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ तक वो पहुँचाता है, ठीक है। ये इतना सा, लेकिन गाइडेन में हर चीज़ का रीज़न दिया गया है, तो रीज़न अभी से समझेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हीमोग्लोबिन फ्री क्यों नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन फ्री क्यों मूव नहीं कर रहा होता, वो भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। द रेड ब्लड सेल्स हैव अदर फंक्शन बिसाइड ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर इंस्टेंस दे कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम दैट कैटलाइज द रिवर्सिबल रिएक्शंस between carbon dioxide and water to form carbonic acid H2CO3, increasing the rate of this reaction several thousand folds। अच्छा, दूसरा मेन काम क्या होता है आरबीसीज का? आरबीसीज का मेन काम होता है, आप इस पूरे जो मैंने आप लोगों को ये जो पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया कार्बोनिक एनहाइड्रेट से रिलेटेड, इसको आप लोग इतना समराइज कर सकते हैं कि जो आरबीसीज होती हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करने में भी हेल्प करती हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जब भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट होगा? उसका मेन रीज़न है कि वो एक्सपेल आउट इस तरीके से होगा कि हमारी बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ और वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाती है और फिर ये कार्बोनिक एसिड लंग्स तक जाता है, फिर वहाँ पे उसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मूव हो जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के कम्बिनेशन में एक एंजाइम्स काम करता है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। अब आरबीसीज जो होती हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कंटेन कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। मींस आपके सिंपल कह सकते हैं अपने टीचर को कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल में भी आरबीसी हेल्पफुल होती हैं। द रैपिडिटी ऑफ दिस रिएक्शंस मेक इट पॉसिबल फॉर द वर्क ऑफ द for the water of the blood to transport enormous quantity of carbon dioxide in the form of bicarbonate ion from the tissue to the lungs, where it is reconverted to carbon dioxide and expelled into the atmosphere as a body waste product। वही बात है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को समझाई कि हमारे पास जो ब्लड का वाटर होता है, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एनहाइड्रेस उसकी एंजाइम्स की फॉर्म में, मीन्स के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की हेल्प से जो है वो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फिर ये कार्बोनिक एसिड, मतलब ये जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना या बाइकार्बोनेट आयन बना, ये लंग्स तक जाता है, फिर लंग्स में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। कैसे रिवर्सिबल होता है? दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर है वो सेपरेट हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन ज़्यादा आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे किडनी की, जब आप लोग फिजियोलॉजी करेंगे तो उसमें रीनल फिजियोलॉजी में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होती है, तो इन रिएक्शंस को वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बार बार ये रिएक्शन डिटेल में वहाँ पे डिस्कस होंगे। तो अभी इसी रिएक्शन को यहीं पे समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। The hemoglobin in the cell is an excellent acid-base buffer, as and true of most proteins, so that the RBCs, red blood cells, are responsible for most of the acid-base buffering power of the whole blood। देखो, हीमोग्लोबिन जो हमारे पास है वो बेस्ट एसिड बेस बफर होता है, ठीक है। सो द आरबीसीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बफरिंग, उनके पास बफरिंग पावर होती है होल ब्लड की। देखो क्या है बफर सिस्टम, आप लोग पढ़ेंगे। बफर सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी की पीएच को क्या है स्टेबलाइज करवाता है, मीन्स कि हमारी बॉडी की पीएच जो है उसको रेगुलेट करता है। अब वहाँ पे ये बफर सिस्टम में हीमोग्लोबिन भी एक बफर सिस्टम है। अब आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन कैसे बफर सिस्टम है, तो इतना बड़ा प्रोसीजर हम लोगों ने करवा तो लिया, मैंने पीछे आप लोगों को बता तो दिया कि हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन को रेगुलेट करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पीएच जो है वो नॉर्मलाइज रह रही है। उसके बाद अब एक और बात करवाता है आरबीसीज, एक और तरीके से हमारे सिस्टम को बफर सिस्टम को रेगुलेट कर रही होती है। आरबीसीज कैसे ही रेगुलेट करती है हमारे बफर सिस्टम को? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करके। तो आप लोग सिंपल अपनी टीचर को बोल सकते हैं, तो आरबीसीज भी जो है वो बफर सिस्टम में हेल्प करती हैं। टीचर पूछे क्यों, किस तरीके से, तो आप लोग रीज़न बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसीज के साथ अटैच्ड होता है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी वगैरह हमारी नॉर्मलाइज रहती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करवा रहा होता है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन भी बेस्ट
बफर सिस्टम है। जब आप लोग फ्लूइड की किडनी रीनल फिजियोलॉजी करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को बेस्ट बफर सिस्टम के तौर पर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, सो ये फंक्शंस हैं। देन है हमारे पास शेप एंड साइज ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स। अब शेप साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? तो जब कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट्स आप लोग पढ़ेंगे, जब क्लिनिकल साइड में जाएंगे, आप लोग फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो उस वक्त आप लोगों को CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी दिया जाएगा। सो उस कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए ज़रूरी होगा कि आपको शेप एंड साइज ऑफ RBC पता हो। नॉर्मल सेल्स वगैरह पता होंगे तभी आप लोग जो है उसकी